हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं अखिल मिश्रा आप लोगों का संजय पांडे क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम अपना मैथमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन से। देखिए, जो मैथ पढ़ने वाले हैं आज, ये जो मैथ होगा पहले तो हम ये जान लेंगे किस किस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा इससे पढ़ने से फ़ायदा क्या होने वाला है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है ये हमारा एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। हम इसमें पहले ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स का पूरा कवर करेंगे और इसके बाद एडवांस तक जाएंगे। तो इससे एग्ज़ाम कौन कौन सा कवर हो रहा है ये जानिए। इससे पहले एसएससी के ऑल एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी में, 10th से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक, तब एमटीएस से लेकर के आप सीजीएल तक, और सीजीएल में भी मैं बता रहा हूँ भाई, सीजीएल में भी पूरा प्री का और मेंस का कवर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडिशनल मैथ से बता रहा हूँ मैं, अर्थमेटिक्स वाला सेक्शन पूरा है ना, एडवांस नहीं। ज्योमेट्री नहीं करूँगा अभी इस पे, ज्योमेट्री इसके बाद करेंगे, इसको कवर अप करने के बाद। और देखिए आगे आरआरबी, रेलवेज़ के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे कवर होंगे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपका एएलपी वगैरह जो भी होता है, और ठीक है पीएसयूज़ का जो भी एग्ज़ाम होता है, सारा मैथ इसमें एप्टीट्यूड के नाम से वहाँ आता है, तो ये एप्टीट्यूड का पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और आईएसआरओ का टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम होता है, उसमें जो मैथमेटिक्स आती है वो भी पूरी कवर हो जाएगी। इसका तो पूरा कवर हो जाएगा, इसमें लगभग आप जान लीजिए कि आपका 99% सेक्शन कवर हो जाना इस पूरे सेक्शन से, ठीक है। और एसएससी सीजीएल के लिए क्या मैं बता ना, सीजीएल में प्री तो पूरा 100% हो जाएगा। मेंस में आपको एडवांस सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ना पड़ता है, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, उसमें ज्योमेट्री होता है और टेक्नोमेट्री होती है, तो वो थोड़ा सा हमें सेपरेट लेक्चर में उसको अच्छे से करेंगे। तो अभी हम जितना करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें अगर मैं बताऊँ मेंस का कितना, प्री का तो लगभग मैं बता रहा हूँ आपको 90% प्लस, और मेंस में बता रहा हूँ 70% प्लस, 60 to 70% आप कह सकते हैं, ठीक है। इतना कवर हम कर लेंगे, तो हम जान गए हमारा मोटो क्या है पढ़ने का, और हम किस डेप्थ तक पढ़ेंगे इसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। तो आइए अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमें पढ़ना क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले तो हम जानेंगे कि रेशियो होता क्या है। पहले तो आप कोई भी चीज़ पढ़े जाएंगे, उसके बारे में डिटेल जानेंगे, उससे पहले हमको ये जानना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पर टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, इनका मतलब क्या है, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। तो देखिए रेशियो होता क्या है। देखो, रेशियो एक प्रकार का फ्रैक्शन है, समझ रहे हैं, फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये प्रकार का फ्रैक्शन है जो क्या करता है, इसका काम क्या है, ये कंपेयर करता है। क्या करता है, ये कंपेयर करता है। अच्छा, कंपेयर करता है तो क्वेश्चन बनता है भैया किसको कंपेयर करता है, तो कंपेयर करता है क्वांटिटीज को। किसको, क्वांटिटीज को। अच्छा, क्वांटिटीज थोड़ा कम क्लियर हो रहा है, ये क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, मैं और क्लियर करता हूँ उसको। मैं बोलता हूँ उसको पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स को कंपेयर करता है, डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करता है, समझ रहे हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज, पार्ट्स, थिंग, इन सब को कंपेयर करता है, ठीक है। अच्छा, ये पास डिफरेंट होनी चाहिए, बोले हाँ, लेकिन इसमें मैं एक शब्द बता रहा हूँ सेम का, मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट नहीं सेम होने चाहिए। अच्छा, आप बता रहे हैं सेम, अभी तो बोला डिफरेंट, हम बोले हाँ समझाते हैं। देखो, सेम क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, पार्ट सेम होनी चाहिए। तो सर डिफरेंस कैसा बता दिए, हम बताते हैं। देखो डिफरेंस कैसा, देखो कैसा, अगर आपको कंपेयर करना है दो चीज़ का, जैसे मान लो हम कोई एसआई यूनिट लेते हैं, सबसे आसान, आप थोड़ा पढ़े होंगे इसके बारे में। एक वेट का यूनिट ले लेते हैं, वेट का यूनिट क्या होता है एसआई, किलोग्राम, और एक डिस्टेंस का ले लेते हैं हम, चलिए मान लेते हैं मीटर है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं, क्या हम द्रव्यमान को दूरी से कंपेयर कर सकते हैं? आप किसी के भार को उसके द्वारा चली गई दूरी से कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। आप दो इंसान द्वारा चली गई दूरी को कंपेयर कर सकते हैं, आप दो इंसान के भार को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे से, कि इसका भार इतना, इसका भार इतना, इसके कंपैरिजन में इसका भार इतना, या फिर इसके कंपैरिजन में ये छोटा, ये सॉरी ये हल्का, ये भारी,
ठीक है। आप ये कंपेयर कर सकते हैं, ये 10 किलोमीटर चल सकता है घंटे में, वो 20 किलोमीटर चल सकता है घंटे में, ठीक है। लेकिन आप ये कवर नहीं कर सकते 10 किलोमीटर, ये एक घंटे में 10 किलोमीटर ये चल सकता है तो उसके इसके भार से दूसरे आदमी के भार से कंपेयर करो, कोई रिलेशन ही देखो नहीं बन रहा है। आप बता ही नहीं सकते, किसी को समझा ही नहीं सकते चीज़ों को ना। तो जो कंपेयर करने वाली चीज़ें होनी चाहिए ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप किलोग्राम को किलोग्राम से ही कंपेयर कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। दूरी को दूरी से ही कंपेयर कर सकते हैं, कहने मतलब मीटर को मीटर से ही कंपेयर करोगे, ठीक है। तो सर अब बताओ कि सेम और तो क्लियर हो गया अभी भी, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्लियर क्या नहीं हुआ कि सर हमने तो डिफरेंट थिंग्स। तो देखो भाई हम ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए पर्सन 1 है, पर्सन 1 P1 और ये पर्सन 2 है। अगर मैं आपको बोलूं कि पर्सन 1 जो है इसका भार, ऐसा करो कि पर्सन 1 यहाँ रखो, ऐसे सीधा सही रहेगा, इसका वेट और डिस्टेंस दोनों आ जाएगा ना, और पर्सन 2 यहाँ रखो। देखो अगर मैं बोलूं पर्सन 1 का भार 50 kg, पर्सन 2 का भार 75 kg। चलो थोड़ा आसान लेते हैं जिससे कि एक कंपेयर करने में आसान रहेगा। चलो इसका ले लो 50 kg, चलो ठीक है। इसका ले लेते हैं 100 kg, ठीक है भैया। होता नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं कि माना जाए, मैथमेटिक्स समझाने के लिए हम समझा रहे हैं कि 50 kg का ये आदमी है P1 और P2 पर्सन 2 जो है वो 100 किलोग्राम का आदमी है, और ये डिस्टेंस चलता है 500 मीटर और ये चलता है 1000 मीटर, ठीक है। अब देखो आप कंपैरिजन किसको किसको कर सकते हो, आप कंपैरिजन इसका इससे नहीं कर सकते, इसका इससे नहीं कर सकते, ऐसे इसका कंपैरिजन इससे नहीं कर सकते और इससे नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब पर्सन 1 के भार का खुद के द्वारा चली गई दूरी से कंपैरिजन नहीं कर सकते और पर्सन 2 के द्वारा चली गई दूरी से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर कंपैरिजन करने की कोशिश भी करोगे तो नहीं कर पाओगे, ट्राई करो ना खुद से कि यार जरा बताओ कि ऐसा कोई ऐसे स्टेटमेंट बना के बताओ जिससे कि ये समझ आ जाए कि इसके द्वारा चली गई दूरी और इसमें कोई रिलेशन है, इसके भार में, इसके द्वारा चली गई दूरी और उसके भार में कोई रिलेशन हो। ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है कि 50 किलोग्राम का आदमी 500 मीटर ही चल पाए, थक जाए उसके बाद। बहुत से ऐसे होते हैं जो 2-2 हज़ार मीटर चल जाते हैं आराम से, पैदल 2-2 किलोमीटर चल जाते हैं। ऐसे 100 किलोग्राम का आदमी नहीं, जरूरी बात नहीं कि अब 1000 किलोमीटर चल ही ले, 500 मीटर पर भी थक सकता है वो, ठीक है। तो कोई मतलब रिलेशन नहीं। लेकिन अगर मैं आपको इन दोनों के भार रिलेशन बताऊंगी, पूछूंगा तो तुरंत बोल दोगे भैया कि P2 जो है, P2 का जो भार है वो P1 के भार का 2 गुना है, तुरंत बोल दिए। देखो फ्रैक्शन आ गया भैया, अभी समझा रहे हैं फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। अब यहाँ देखो ऐसे ही P1 द्वारा चली गई दूरी जो है, सॉरी P2 द्वारा चली गई दूरी जो है P1 द्वारा चली गई दूरी का 2 गुना है, क्योंकि वो 1000 मीटर चलता है, वो 500 मीटर चलता है, ठीक है। तो दो सेम थिंग के बीच आप कंपेरिजन कर रहे हैं। लेकिन अब मैं बोला डिफरेंट क्वांटिटीज, देखो ये क्वांटिटी अलग है 50 किलोग्राम की, इस क्वांटिटी की वैल्यू अलग है 100 किलोग्राम की। तो क्वांटिटी का नेचर तो सेम है दोनों का, क्वांटिटीज तो सेम है, किलोग्राम किलोग्राम, दूरी दूरी, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, सॉरी भार भार, ठीक है। लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। तो मेरा डिफरेंट कहने का सेंस मैग्नीट्यूड से था, ठीक है। क्वांटिटीज सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, ये कहने का मतलब था। तो देखो रेशियो का जहाँ तक मुझे लग रहा है एक ओवरऑल आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी। रेशियो होता क्या है? तो रेशियो होता है एक प्रकार का फ्रैक्शन जो कंपेयर करता है सेम क्वांटिटीज या डिफरेंट क्वांटिटीज को। अच्छा अब क्वेश्चन, सर क्या दो ही चीज कंपेयर कर सकते हैं? ना भैया, 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर सकते हैं। रेशियो में 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, बशर्ते वो क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तभी तो कंपेयर करोगे। मैग्नीट्यूड सेम तो बोल दो भैया ये बराबर वो, पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा, कुछ भी बोल दोगे आप, ठीक है। ओके, तो रेशियो के बारे में जितना मुझे बैकग्राउंड बताना था आपको अपने स्तर से मैं बता दिया हूँ। इसे तो कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत है भी नहीं अब आपको, ठीक है। अब हम धीरे धीरे अपने आप को टॉपिक के अंदर ले चलते हैं, ठीक है। रेशियो होता क्या है ये समझ गए। अब रेशियो का हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि चलो सर थ्योरी में तो आप मतलब ठीक है आप लिख के बता दिए, थोड़ा बहुत हमें ओवरऑल आइडिया मिल गया। लेकिन अगर रेशियो को अगर फिजिकली शो करना हो कहीं तो कैसे शो करोगे? ये क्वेश्चन अगर किसी ने आपसे पूछा तो क्या बोलोगे? जैसे मान लो रेशियो का तो पहले आप जान लो कि फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिकली शो कैसे करते हैं, फिजिकली शो कैसे करते हैं इसको। फिजिकल जो इसका इंटरप्रिटेशन होता है वो डबल डॉट से होता है, इस तरह से, ठीक है। ये डबल डॉट है ना, ऐसे करते हैं। जैसे मतलब दो क्वांटिटीज है ए और बी, ठीक है, इनके बीच आपको रेशियो अगर जानना है तो इनके बीच रेशियो होता है ए रेशियो बी, इसको ऐसे दिखाएंगे। तो ये जो
है ना, ये साइन, ये उसको ऐसे शो करते हैं। तो सर क्या आपको यही बताना था फिजिकल सिक्वेंस में, फिजिकल सिग्निफिकेंस में? नहीं, मुझे ये नहीं बताना था, मुझे और डिटेल बताना है। बोले क्या? हम लोग दिखाते हैं, सुनो। जैसे मान लो ए और बी के बीच रेशियो 2:3 किसी ने आपको बोल दिया, तो आपसे पूछ दिया कि इसका मतलब समझा दो मुझे, इसका क्या सेंस है, ठीक है, ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो जरा बताओ A/B मतलब होता क्या, जानते हो? पहले जान लो। A/B मतलब होता है A का 2 पार्ट और B का 3 पार्ट। मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको तोड़ के या काट करके हम A और B में बांटे हैं, जिसमें से A को 2 यूनिट मिल रही है और B को 3 यूनिट मिल रही है। मतलब A/B में A का कितना भाग है? A का भाग है 2 यूनिट। यूनिट में इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, एनीथिंग एल्स। B का मतलब होता है 3। B का कितना पार्ट है इसमें? 3 यूनिट है, ठीक है भैया। अच्छा, तो सर अभी भी कम क्लियर हो रहा है, हम बताते हैं। जैसे मान लो एक चीज है ये एक चीज है, ठीक है, और आपको A और B में बांटना है, वो भी 2:3 में इसको बांटना है कि A को 2 भाग मिले इसका और B को 3 भाग मिले इसी का। तो बताओ A को 2 भाग देने के लिए और B को 3 भाग देने के लिए इसके कितने भाग करने पड़ेंगे आपको? इसके हमें 5 भाग करने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दूर बनाते हैं इसको, क्योंकि इसके 5 भाग होंगे तभी हम A और B को 2 और 3 यूनिट दे पाएंगे, क्योंकि A का 2 यूनिट पार्ट आ रहा है और B का 3 यूनिट आ रहा है। तो अगर हम एक चीज़ को इस फ्रैक्शन में इनको देना है, हमें उस चीज़ के 5 पार्ट करने होंगे। तो हमारे पास ये चीज़ था, तो इसके हमें कितने पार्ट करने होंगे? 1 2 3 4 और 5 पार्ट कर दिए। और A को हमें कितना देना है? 2 पार्ट देना है। A को हमें देना है इतने पार्ट, मतलब ये पार्ट A का हो जाएगा, ये A का भाग हो जाएगा। और B का कितना हो जाएगा भैया? B का साहब ये हो जाएगा, ये B का पार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो A का कितना भाग आएगा? ये, और B का कितना भाग? देखो 1 2 3 भाग B के पड़ रहे हैं और 1 और 2 भाग A के पड़ रहे हैं, 2 भाग A के और B के 3 भाग। ये होता है इसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस रेशियो होगा। मतलब 2:3 का मतलब है कि किसी चीज़ का मतलब उन दोनों को रेशियोज को जोड़ दो, जितना आएगा समझो उसको टोटल इतनी यूनिट्स हैं, ठीक है, उसमें से इतने यूनिट का 2 पार्ट ये है और 3 पार्ट ये है, ठीक है। ऐसे होता है इसका सिग्निफिकेंस। इसका आगे क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा, ये अभी देखते हैं कैसे। इसको इतना आप समझते रहिएगा केवल, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रेशियो का मतलब, अच्छा एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलो हम आपको देते हैं एक 500 kg ऑफ वीट है ना, गेहूं। आपको A और B में बांटना है भैया, चलो 2:3 में ही बांटना है, ठीक है, इसी रेशियो में आपको बांटना है। और आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ इसमें A को कितना पार्ट मिल रहा है, B को कितना पार्ट मिल रहा है, तो आप तुरंत क्या बोल दोगे? सर A को तो 2 यूनिट मिल रहा है और B को भैया 3 यूनिट मिल रहा है। हम बोले ठीक, आप कहीं गलत नहीं है, लेकिन 2 यूनिट और 3 यूनिट मिल रहा है तो कब मिल रहा है? जब टोटल कितना यूनिट था? 5 यूनिट था, ठीक है। लेकिन अभी कितना यूनिट है? 500 यूनिट है। तो अब बताओ 500 यूनिट था तो अब कितना मिलेगा? तो ठीक है लगा लेते हैं। जब 5 यूनिट था तब तो मिला 2 और 3। जब 500 kg हो जाएगा मतलब ये 5 यूनिट बराबर 500 kg हो जाएगा, तब कितना वेट मिलेगा वही पूछना है। तो अगर हम 1 यूनिट बराबर कितना केजी है ये निकाल लेंगे तो 2 यूनिट बराबर कितना केजी और 3 यूनिट बराबर कितना केजी निकल जाएगा, और 2 यूनिट बराबर जितना केजी आएगा वही A का पार्ट होगा और 3 यूनिट बराबर जितना केजी आएगा वही B का पार्ट होगा। तो देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, कितना आया यहाँ से? तो हम देख रहे हैं 500, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मतलब कह सकते हो आप यूनिट मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा यूनिट का डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो हो जाएगा कितनी 500 डिवाइड बाई 5 kg। तो मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट वैल्यू आ जाएगी 100 kg। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 kg आ गई साहब, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 kg आ गई तो बताओ A के लिए
कितना पार्ट मिला था 2 यूनिट का, तो ए को कितना वेट मिलेगा, कितना भार मिलेगा, मतलब कितना किलोग्राम चावल गेहूँ मिलेगा, ए को मिलेगा 2 गुणे और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 बराबर 200 kg। ऐसे बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट, 1 यूनिट मतलब कितना 100 kg बराबर कितना 300। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको भाई। देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है हम, कितना केजी आ रहा है, और यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट अगर 100 है तो 2 यूनिट बराबर 200 और 3 यूनिट बराबर 300। कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। ये आपका देखो कहीं ना कहीं फिजिकल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड था ना, मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं इसका हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो वो बताना जरूरी था। अगर वो नहीं बताता तो आपको ये चीज़ें थोड़ी कम क्लियर होती वहाँ पे ना, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा जोड़ के बताया कि एग्जाम्स में कैसे, मतलब क्वेश्चंस में कैसे, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए भाई, एमटीएस में यही पूछ देता है ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फालतू है जो बता दिया, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इस तरह कुछ भी दे करके, है ना, ठीक है। तो फालतू कुछ भी नहीं बताया जाएगा यहाँ, तो आपको ध्यान से देखना है, सारी चीज़ें समझनी है। चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे हम। अच्छा बताओ, अगर हम 2:3 लिखते हुए चल रहे थे, अगर मैं पूछूं कि सर ये बताओ कि जो 2:3 है, अगर हम इस रेशियो में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी वैल्यू आएगी, तो आप बताओ कि भैया ये 4:3 आएगी। अच्छा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें इस 2 से तो कितना आएगा, तो सर आएगा 6:9। बोले अच्छा सर बताओ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो सर ये आएगा 8:12। हम कहे बोले अच्छा, तो आपके पास कितने कितने रेशियो, कौन कौन से रेशियो आ गए, एक तो 2:3 दिया ही हुआ था, एक मिल गया 4:3 और एक कितना मिल गया 6:9 और एक मिल गया 8:12, ठीक है। अच्छा तो बताओ क्या ये दोनों ये सारे के सारे सेम हैं कि नहीं, कोई आपसे पूछे कि ये सारे के सारे सेम रेशियोज हैं कि नहीं, तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे सर हैं। देखो अगर रेशियो निकालते समय क्वांटिटीज़ में, क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड में, ये मैग्नीट्यूड ही तो है, वैल्यू ही तो है उसकी वैल्यूज़ में सेम नंबर से, सेम समान संख्या से गुणा कर दो, समान संख्या से भाग दे दो, तो जो वैल्यू, देखो गुणा भाग की बोल रहा हूँ, जोड़ घटाना नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना है। पता लगा तुम इसमें 2 जोड़ दो, भैया सर ने गुणा भाग बताया तो घटाना प्लस तो होगा ही, अपने आप आइंस्टाइन हो, नहीं साहब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा या भाग के लिए बता रहा हूँ। अगर गुणा कर दिए दोनों में वही सेम संख्या से, तो जो फ्रैक्शन बाद में बन के आएगी ना वो इनिशियल वाले के इक्वल होगा। अच्छा से उसको समझाइए, ठीक है समझ लो। 2:3 है, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2/3। अब बताओ इतना तो पता है ना, इसको बोलते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में ऊपर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो और नीचे किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, चलो a से मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, a से मल्टीप्लाई नीचे कर लो, तो क्या बनेगा 2a/3 है, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। अब 2a/3 है, क्या 2/3 के बराबर है, क्या 2a/3 है 2/3 के बराबर है, तो आप क्या कहोगे, अगर मैं 2a/3 है केवल इतना लिख के दे दूँ, केवल यही लिख के दूँ, उसको भूल जाओ, तो मैं पूछूं क्या ये चीज़ बराबर है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो बोलोगे हाँ। क्यों, क्योंकि जब ऊपर और नीचे सेम संख्या है, सेम क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जब सेम फैक्टर ऊपर नीचे भी है तो उसको काटा जा सकता है, भागी तो है ना प्रकार साई, तो कट गया तो बचेगा कितना 2:3 तो बचेगा। तो उल्टा भी सही है इसका, ऐसे ही अगर फ्रैक्शन में ऊपर नीचे चीज़ें मल्टीप्लाई करते हो तो जो बाद में जो संख्या बनती, जैसे ये बन रही नई वाली, तो ये भी इसके इक्वल ही होगी, ये इसके क्या होगी, इक्वल ही होगी, यही कहने का मतलब है, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे, और हम क्वेश्चन लगाते हैं और हमारा मान लो रेशियो ये आ गया 8:12, तो बच्चा छोड़ देता है कि हम तो सॉल्व कर लिए, ठीक हो गया, ठीक है आपका आंसर सही है, आपका आंसर अगर इतना आता है तो सही है, लेकिन मैं आपको एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि रेशियो को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना चाहिए, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल से सिंपल फॉर्म में आप रखिए। उससे क्या होगा कि आंसर बिल्कुल समझ रहे, बिल्कुल एकदम इजी वे में क्लियर कर दिखेगा। जैसे 2:3 है, अगर 8:12 है, क्या उसको हम 2:3 में लिख सकते हैं। जैसे देखो मैं बताऊं कि
इसको मिटा रहा हूँ मैं, कि जैसे देखो 8:12 का अगर एग्जाम में आंसर आया तो इसको मैं अगर 2 एक बच्चे ने 2:3 लिखा तो क्या गलत लिखा? क्या इसने गलत लिखा? क्या इसने गलत लिखा? नहीं। लेकिन मान लो देखो, अगर आपके एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, अगर ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है और ये भी, पहले ऐसा होता कभी नहीं है, हमेशा यही देगा आपको, ठीक है। अगर आंसर में ये देगा ही नहीं, अगर ये देगा तो ये भी नहीं देगा, ये भी जान लेना, हमेशा लेकिन यही देता है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कहने का मतलब रेशियो को आप हमेशा सिंपल से सिंपल फॉर्म में लिखिए। अगर आपका रेशियो इतना आ रहा है 8:12 का आ रहा है तो आप इसको क्या करिए, सॉल्व करके छोटा करिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर बताओ, ऐसी कौन सी संख्या जिससे ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो बताओ। तो क्या 4 है? 4 से दोनों कट जाएगा, हाँ भाई, 4 दूजा 8 और 4 तियां 12, तो 2:3। अब बताओ क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? बोले हाँ है। क्या है? 1। नहीं है, 1 तो सब में है, 1 तो हमेशा रहता है, तो 1 से मतलब नहीं है। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो तो बताओ, तो बोला भैया नहीं है। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो है, ठीक है ना भैया। तो आपको हमेशा आंसर सिंपल फॉर्म में ही देना है, ठीक है। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, हम रेशियो की बात किए, ये रेशियो होता क्या है। अभी रेशियो का टाइप हम और देख लेंगे कि कितने टाइप के रेशियो होते हैं। जब टाइप क्लियर हो जाएगा, टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। देखो 6-7 टाइप हैं इसके, हम सारे बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। और सब पे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत टफ है। टाइप 6-7 है तो बहुत टफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, याद भी हो जाएगा आपको। देखिए यहीं पे पहला टाइप है कंपाउंड रेशियो। हिंदी बताता चलूँगा इसका मैं, जिससे दिक्कत ना हो दोनों लैंग्वेज के बच्चों को। कंपाउंड रेशियो, इसकी हिंदी होती है मिश्र अनुपात। ठीक है। दूसरा होता है डुप्लीकेट रेशियो। इसको वो हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात। तीसरा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब यही वाला डुप्लीकेट रेशियो, इसको कहते हैं वर्गमूलानुपात। हिंदी वाले समझ गए होंगे लगभग चीज़ें इसमें से, अंग्रेजी वालों को थोड़ा समझाऊंगा मैं। 3 हो गए, चलो पहले 3 देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 और देख लेंगे बाद में। तो देखो कंपाउंड रेशियो क्या होता है। देखो कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मिश्र अनुपात, हिंदी मिश्र होता है। तो मिश्र क्या होता है, मतलब कंपाउंड का क्या मतलब हुआ ये बताओ। देखो जब 2 रेशियो को ना मैशअप किया जाए, मतलब मिक्स किया जाए, मिश्रित किया जाए, तो जो रेशियो निकल के आता है ना उसको हम कहते हैं मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशियो। कैसे मैशअप करेंगे भैया, क्वेश्चन में तो ये ना कैसे मैशअप करेंगे। मैशअप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रेशियो दिया हुआ है, A/B और C/D। ये 2 रेशियोज आपको दिए हुए हैं। कहा गया कि आपसे इसका कंपाउंड रेशियो बताइए, कंपाउंडिंग करिए इसका। तो कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, मिक्सिंग कैसे करते हैं, बहुत आसान, कुछ नहीं करना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं A/B, इसको सकते हैं C/D। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और फाइनल जो आंसर आएगा, जो रेशियो निकल के आएगा, वही कंपाउंड रेशियो होता है। कोई दिमाग नहीं लगाना, आपसे एग्जाम में सीधा यही पूछेगा, 2 रेशियो दे देगा, A और B और C और D जगह कोई भी 2 रेशियो दे देगा और पूछ देगा इनका कंपाउंड रेशियो बताइए। तो आपको क्या करना होगा, दोनों को इस फॉर्म में लिखना है, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, इम्पोजिंग कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो मिश्र अनुपात होगा। तो इसका रेशियो देखो भाई, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से, अंश का अंश से हर का हर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A और C का मल्टीप्लाई AC, B और D का मल्टीप्लाई BD। तो AC/BD ये जो वैल्यू आई ये कंपाउंड रेशियो है, उसको रेशियो में लिख दीजिए। कितना लिख देंगे, AC/BD, ये आपका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी उसको फिर आप काटिएगा। जैसे अभी हम एग्जाम में अभी एक एग्जाम्पल लेके शो देखते हैं कि कैसे, मतलब कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें पता है ना हमेशा रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आंसर आपका मिस हो सकता है, ठीक है। तो चलो अब एग्जांपल लेते हैं इस पर। जैसे 2:3 और कौन सा ले ले जिससे कटने का थोड़ा बजे, 4:2, 4:3
6 ले लो चलो, हाँ चलो ठीक है 6, नहीं यार 6 तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बचा ना, 2:5 लेते हैं तो कोई नहीं बन रहा है, 2 रेशियो कितना ले लिया जाए, 2:3, इसको चेंज कर लो यहाँ से, 2:7 और 4 और 3:2, अब सही है, अब बन जाएगा। देखो कटने लायक बना रहा था मैं थोड़ा आपके लिए, कन्वीनियंस के लिए आपके। अब देखो इन दोनों को 2/7 और 3/2 लिख दो, ठीक है, लिख दिया। मल्टीप्लाई करो जरा, ऊपर कितना आया, 2 × 3 6 और 7 2 से कितना आएगा 14। अच्छा इसको हम लिख देते हैं 6:14, क्या ये सही है? नहीं ना, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है देखो जरा, देखो एक तो दोनों इवन है तो मतलब 2 तो है ही, क्योंकि इवन नंबर्स 2 से कटनी ही कटनी है, तो 2 से जरा काटो पहले, तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। अच्छा 3:7 आंसर आ रहा है क्या, कि और चेक कर लेते हैं क्या दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है क्या। हम देख रहे हैं कि ना कोई ऐसा नंबर नहीं जो 3 और 7 दोनों को काट दे, ठीक है, तो दोनों कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसका हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो यही होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर निकालना है एग्जाम में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो है ना। चलो तो कंपाउंड रेशियो क्लियर हो गया, कंपाउंड रेशियो क्या होता है। अब अगला है डुप्लीकेट रेशियो। देखो डुप्लीकेट का हिंदी होता है वर्गानुपात, मतलब अब हिंदी में मैं समझाऊं तो वर्गा मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करना, और डुप्लीकेट रेशियो को वर्गानुपात कहते हैं। तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब होता है कोई रेशियो दिया हुआ है A:B और आपसे इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली A² B² कर देना। जैसे कि क्वेश्चन देख लो, 2:5 दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया जाए इसका डुप्लीकेट बताओ, तो क्या बताओगे, इसका 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, मतलब कितना 4:25, इसका आंसर आएगा। अब बताओ क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं हाँ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 4 और 25 दोनों को कट कर सके एक साथ, ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही सब डुप्लीकेट में हम देख रहे हैं क्या लिखा है, सब डुप्लीकेट में हिंदी हो रही है देखो वर्गमूल अनुपात, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करना होता है। जैसे मतलब आपको कोई रेशियो दिया गया है A:B, आपको इसका सब डुप्लीकेट निकालना है, तो क्या करेंगे आप, √A:√B, ये करेंगे ना, √A:√B, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको बहुत लोग ऐसा लिख देते हैं कि A/B लिखा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो बात तो वही पड़ी, ठीक है, A/B लिखिए, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो √A/B हो जाएगा इसकी वैल्यू। क्वेश्चन देख लो, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 49:25 है, ठीक है। अब इसका सब डुप्लीकेट रेशियो आपसे एग्जाम में पूछा, ये एग्जाम में आया है, देखो ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, सब डुप्लीकेट बहुत बार पूछा जा चुका है। एटलीस्ट सबसे ज़्यादा ये फेवरेट होता है PSUs का, जैसे सेल बेल गेल, इस सब में सब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो तो सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है 49:25, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, क्या करोगे 49/25 तो हो जाएगा 7/5 ना, 7/5, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं रेशियो में 7:5, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे? तो अब देखो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हर रेशियो को चेक करना है, आपको धीरे धीरे स्किल आ जाएगी। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ क्या कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं इनका, ठीक है, सिवाय 1 के, तो 1 में बताया कि करते भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। तो आपको 3 रेशियो क्लियर हो गया, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो। कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं, 2 रेशियोज को मैशअप करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करके उनको फ्रैक्शन बदलते हैं, फ्रैक्शन में आ जाते हैं A/B C/D में, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके अंश का अंश में हर का हर में वैल्यू निकाल के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकालते हैं। ऐसे डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, 2 रेशियो दिए होते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं, 2 रेशियो दिए होते हैं उनका भी स्क्वायर रूट कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। अगर देखा जाए तो डुप्लीकेट का उल्टा सब डुप्लीकेट होता है और सब डुप्लीकेट का उल्टा डुप्लीकेट होता है। एक पता है दूसरा पता है, जहाँ सब अगर मान लो डुप्लीकेट पता है तो आप सब डुप्लीकेट निकाल सकते हो, सब डुप्लीकेट पता है तो आप डुप्लीकेट निकाल सकते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि सब डुप्लीकेट देके डुप्लीकेट पूछ दिया, डुप्लीकेट देके सब डुप्लीकेट पूछ दिया, तो कुछ भी जैसा भी करेगा आप कर सकते हैं इसमें, है ना। कभी कभी कोई रेशियो देके केवल सब डुप्लीकेट ही पूछता है, डुप्लीकेट ही पूछता है ना। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, जैसा एग्जामिनर का दिमाग घुमा वैसे घुमाएगा क्वेश्चन को। आपको चीज़ें पता रहेंगी तो आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, आसान चीज़ें हैं बहुत, है ना, फ्री के नंबर्स हैं ये सब।
चलो अब हम अपना 3 टाइप हमारा हो गया, अब तो 3 टाइप बच रहे हैं, और 3 टाइप कौन कौन से हैं देखो। 4 नंबर हमारा है ट्रिप्लीकेट रेशियो, हमारा डुप्लीकेट था अब ट्रिप्लीकेट है, देखो ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो की हिंदी क्या होती है भैया? ट्रिप्लीकेट की रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो की हिंदी होती है घनानुपात। घनमूला आएगी जब सब ट्रिप्लीकेट आएगा तब घनानुपात, ठीक है, घनानुपात कहते हैं इसको। नाम से हिंदी और तुरंत पकड़ गए हो क्या करना है इसमें। 5वां होता है सब ट्रिप्लीकेट, मतलब सब वर्ड आ गया, मैं बताया था जब सब वर्ड आ जाएगा समझो उसका उल्टा हो गया वो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, इसको बोलते हैं घनमूलानुपात। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? घनमूलानुपात। और 5 हो गया। 6वां है इनवर्स रेशियो। इनवर्स तो अब इंग्लिश वाले पता चल गया, इनवर्स मतलब उल्टा होता है। इनवर्स रेशियो देखो वर्ड्स में ही सब कुछ है ना। इनवर्स रेशियो व्युत्क्रमानुपात हिंदी में। ये चीज अब हम एक एक करके देख लेते हैं, तो बहुत आसान। ट्रिप्लीकेट रेशियो हिंदी घनानुपात मतलब क्यूब करना है, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना है उसका, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर किए थे, ट्रिप्लीकेट में हम क्यूब करेंगे। अगर कोई रेशियो आपको ए रेशियो बी दिया है, आपको उसका पूछ दिया कि ट्रिप्लीकेट बताओ, तो क्या करोगे आप? ए क्यूब रेशियो बी क्यूब कर दोगे। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो रेशियो को और इसके बाद क्यूब लगा दो, है ना, ऐसे भी कर लो। क्वेश्चन करना हो तो कर लो, कोई भी इसे 3:2 दिया हुआ है, इसका आपको ट्रिप्लीकेट निकालना है तो 3 क्यूब रेशियो 2 क्यूब इक्वल टू 27:8 आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो हाँ बिल्कुल है। ऐसे भैया देखो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो सब मतलब क्या? उल्टा होता है ट्रिप्लीकेट। उल्टा मतलब क्या जानते हो क्या? सुनो, उल्टा मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ये घन है तो घन का उल्टा करना होगा, नहीं 1 घन नहीं करना है, ठीक है, घनमूल करना, क्योंकि घन का उल्टा घनमूल है अगर देखा जाए तो, क्योंकि स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, कहीं ना कहीं एक सेटअप हो रहा है वहाँ से ना। मेरे को याद करने का एक जरिया है, मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, जिससे आप भूलें ना बस, ठीक है, उसको कोई अन्यथा मत लीजिएगा इस चीज़ को, है। तो घनमूलानुपात निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लो चलो इसी को देख लो, 27:8 दिया था, इसको हम बोलेंगे कि सब ट्रिप्लीकेट निकालो। सब ट्रिप्लीकेट क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट कर देंगे, 27 का क्यूब रूट करेंगे और 8 का भी क्यूब रूट करेंगे। अच्छा देखो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, लेकिन पिछले जब तभी मैंने पीछे वीडियो में अभी जब मैंने इसको सब डुप्लीकेट बताया था तो मैंने क्या रूट लगाया था। देखो अगर रूट ऐसे है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्वायर माना जाता है, तो वर्गमूल शो करता है। लेकिन अगर वर्गमूल कुछ लिखा नहीं है तो वर्गमूल है, अगर कुछ लिख देंगे जैसे 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो जो लिखोगे वही होगा, ठीक है ना। 3 लिखे तो घनमूल हो जाएगा, समझ रहे हो। केवल अगर कुछ नहीं लिखा तो वहाँ 2 मानेंगे, और जो लिखा है उसी अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू उसको निकालनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है मतलब ये घनमूल निकालना होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो 3:2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, आंसर हमारा यही होगा। अब अगला आ गया लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है वो है इनवर्स रेशियो। क्या है? व्युत्क्रमानुपात। देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मतलब कैसा उल्टा? अब दिखाते हैं। जैसे मान लो ए और बी, A:B 2 रेशियो दिए हुए हैं, और आपसे पूछ दिया कि इनका मतलब कि इनवर्स रेशियो बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान। इसको 1/A कर दीजिए और रेशियो 1/B कर दीजिए, बस खत्म हो गया। इसका उल्टा मतलब क्या? इसका कुछ नहीं है, अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं, इसको क्या मान सकते हैं? अपॉन रेशियो 1/1 मान सकते हैं ना। इसको पलट तो क्या हो जाएगा? 1/A 1/B हो जाएगा। यही इसका इनवर्स रेशियो होता है, ठीक है। तो रेशियो के बारे में काफ़ी बातें की, और कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम भी देख रहे हैं कि रेशियो के टाइप से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको अगर टर्मिनोलॉजी पता है तो आप क्वेश्चन पूछेगा तो 1 नंबर में आप तुरंत अच्छे से कर लेंगे उसको, ठीक है। और ये आते हैं एग्जाम्स में, सारे टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम देश आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है प्रपोर्शन का। तो हम जानेंगे प्रपोर्शन क्या चीज़ होता है। प्रपोर्शन, तभी तो जैसे हमने रेशियो के बारे में पढ़ा, समझा, काफ़ी कुछ जाना रेशियो के बारे में, जैसे प्रपोर्शन के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा कि प्रपोर्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज प्रपोर्शन, हमारा एक क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज प्रपोर्शन, प्रपोर्शन क्या है।
देखिए भैया, प्रपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो, आपको दो रेशियो दी होगी और वो अगर वो टू रेशियोज इक्वल है एक दूसरे के, तब जो उनका जो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रपोर्शन में है। कहने का मतलब समान, इसका हिंदी जानो तो और सही और क्लियर होगा। ये इसका हिंदी होता है समानुपात। अगर दो रेशियोज दी हुई है और वो दोनों रेशियो सेम है, इक्वल है एक दूसरे के, तब वो प्रपोर्शन में है, ऐसा बोला जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रपोर्शनल है एक दूसरे के। जैसे मान लो A रेशियो B है और दूसरा है C रेशियो D। चलो, ये दो रेशियोज दी हुई हैं और मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों बराबर हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये समान अनुपात है। समान अनुपात, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं समान धन अनुपात। संधि तो पढ़ा होगा ना हिंदी में, तो समान अनुपात ऐसे बनता है ना। तो कई बार कई सारी चीज़ें इंग्लिश सीधी हो जाती हैं, कई बार कई सारी चीज़ें हिंदी सीधी हो जाती हैं, इसलिए हम दोनों मिला के चल रहे हैं, आपको क्लियर होता रहे। समान अनुपात, तो समान मतलब इक्वल, और रेशियो, इक्वल रेशियो। अगर दो रेशियो इक्वल कब होंगे, देखो इक्वल कब होते हैं, जब दो चीज़ें समान होंगी, जब कम से कम दो चीज़ें हों तभी तो कोई इक्वल और डिफरेंशिएट करोगे। अगर एक ही चीज़ है तो कोई इक्वल और कोई डिफरेंशिएट का मतलब तो है नहीं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनको दो रेशियोज हैं, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उसको हम कहते हैं समान अनुपात। अच्छा, अब समान अनुपात को दिखाते कैसे हैं, जैसे रेशियो को इससे दिखाते हैं, अनुपात को इससे दिखाते हैं, और समान अनुपात कैसे दिखाते हैं। तो समान अनुपात को कोई कुछ नहीं, बहुत आसान, दो बार रेशियो से, ऐसे इस तरह से, मतलब A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, ऐसे लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। A रेशियो B समानुपात में है C रेशियो D के, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि A रेशियो B मतलब A बाई B प्रोपोर्शनल टू C बाई D, बात तो वही है। और हम बताया था कि प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर होता है, तो A बाई B और C बाई D बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इस कंडीशन में, ऐसे, ठीक है। तो A का मल्टीप्लाई D में AD, और बराबर B का मल्टीप्लाई C में BC। कहने का मतलब अगर दो रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो A बाई B समानुपाती है C बाई D हो जाएगा, A बाई B बराबर C बाई D। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD और BC, वो दोनों का फैक्टर भी जो है कि क्या होगा, सेम होगा, समझ रहे हैं। इस पे ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसमें से मान लो A B D दे के C पूछ देगा, C D B दे के A पूछ देगा, A B D दे के C कुछ भी पूछ देगा, मतलब तीन दिए होंगे और चौथा पूछ देगा। जैसे एक क्वेश्चन कर दे इस पे, जैसे देखो मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि A और B का जो रेशियो है वो C रेशियो D के प्रोपोर्शनल है, और A और B का रेशियो है 3 रेशियो X और C D का है 2 रेशियो 3। अब पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, तो क्या करेंगे आप, इसको 3/x लिख सकते हैं इक्वल टू 2/3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आप निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो कैसे बनेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9/2, सॉल्व करोगे 4.5, इसका ये आंसर होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 4.5। ऐसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे तो होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा अपने आप को स्विच करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। अब तक तो बहुत कहानी हो चुकी, अब तक तो समझ लीजिए कुछ नहीं किया हम लोग, केवल बेस अपना तैयार करने की कोशिश की गई है कि बेस थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाए, जिससे कि हम अपना क्वेश्चन कर सकें, है ना। और ठीक ठाक ही बेस चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं चाहिए। ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि अगर कोई बिगिनर भी हो तो उसको आसानी से समझ सके, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा कुछ क्वेश्चंस के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और विश्वास मानिए इतनी तेज़ी से वो सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला टाइप जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है ये, जैसे मान लो A रेशियो B है, ठीक है। A रेशियो B की कुछ वैल्यू दी होगी, और जैसे मान लो 3 रेशियो 2 दिया है, और B रेशियो C दिया हुआ, दो रेशियोज दिए होंगे, इसकी वैल्यू मान लो 2 रेशियो 5 है, और पूछ देगा आपसे कि बताइए हमें A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू
कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो करेंगे कैसे, देखो बहुत आसान। सबसे पहले जब इसको करने लगी ना तो जरा देखिए ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में कॉमन कौन सा फैक्टर है, तो सॉरी कॉमन कौन सी क्वांटिटी है, कौन सा टर्म कॉमन है। तो हम देख रहे हैं बी, ये दिख रहा है, ये कॉमन है। और जो कॉमन है ना ए बी और जो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में जो कॉमन टर्म है वो इसमें और इसमें, इस रेशियो और इस रेशियो दोनों में सेम होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो जरा बताओ ए रेशियो बी में बी का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है 2 है, और ए का कितना है 3 है, और बी रेशियो सी में बी का है 2 और सी का कितना है 5, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि बी का कॉमन है, तो बी का रेशियो दोनों में सेम है, मतलब यहाँ पे भी बी कितना है 2 है और यहाँ पे भी बी कितना है 2 है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, कॉमन पार्ट्स सेम है, तो रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना बहुत आसान, कुछ नहीं करना है। ए की जगह 3, बी की जगह जो कॉमन वाला है 2 और सी की जगह उसका पार्ट 5, 3 रेशियो 2 रेशियो 5 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आसान सा। ए रेशियो बी मैं दे रहा हूँ 5 रेशियो 4 और बी रेशियो सी दे रहा हूँ 4 रेशियो 9, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं बी का पार्ट कितना है 4 इसमें है और बी का पार्ट 4 इसमें भी है, तो सेम है, तो कुछ नहीं करना है। ए की जगह ए का पार्ट कितना है 5, क्योंकि भैया 5 रेशियो 4 मतलब ही तो है ना, ए का 5 यूनिट है और बी 4 यूनिट है, ठीक है। और ए का पार्ट कितना है 5 यूनिट रख दीजिए, और बी का कितना आ रहा है 4 यूनिट हमने निकाला दिया, 4 यूनिट दोनों में कॉमन है तो 4 यूनिट, और सी का कितना है 9। अब चेक करिए क्या कोई ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5, 4 और 9 तीनों को एक साथ काटे। अब आप बोलेंगे सर मान लीजिए कोई ऐसा कॉमन फैक्टर हो जो केवल इसको पहला और दूसरे को काट रहा हो, लेकिन तीसरों को नहीं काट रहा हो, तो हम क्या इन दोनों काट सकते हैं? नहीं साहब, तीनों जब तीनों जितने भी रेशियो ना, तीनों में अगर तीनों को काटेगा तभी काटेंगे, अगर तीनों में से एक को भी नहीं काटा ना तो आपको कॉमन फैक्टर नहीं माना जाएगा यहाँ। अगर ये 2 ही रेशियो होते और उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर बनता तो आप काटते, ठीक है। अगर कॉमन फैक्टर का मतलब है जितने भी रेशियो, जितने भी क्वांटिटीज रेशियो में इन्वॉल्व है उन सबको वो काटे, ठीक है, तब ऐसा होता है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा लेवल क्वेश्चन का और अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं। चलो थोड़ा सा और अच्छा ले आते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि ए रेशियो बी इजक्वल टू 3 रेशियो 2, बी रेशियो सी इजक्वल टू 5 रेशियो 4, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ए रेशियो बी रेशियो सी आप हमें बताइए। तो देखिए अब हम वही चेक करते हैं कि जो हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन टर्म कौन सा है। कॉमन टर्म है हमारा बी, कॉमन फैक्टर नहीं बोलेंगे, कॉमन क्वांटिटी बोलेंगे ना, क्योंकि राशियाँ कॉमन होनी चाहिए ना, क्योंकि ये भी एक राशि है, 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 क्योंकि राशियों का तो फ्रैक्शन करके निकालते हैं रेशियो, राशियों के बीच का ही तो जो कंपैरिजन है वही रेशियो है। तो बी और बी जो क्वांटिटी है यहाँ पे कॉमन है, देख रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 5। तो बताओ ए की जगह आप 3 रखोगे, बी की जगह आप क्या रखोगे, 2 रखोगे कि 5 रखोगे? क्वेश्चन फंस रहा ना, और सी की जगह मान लो 4 रख भी देते हो तो, लेकिन बी का मैटर फंस रहा भैया, बी में इसको रखें कि इसको रखें। अच्छा तो हमें दिक्कत आ रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम 5 और 2 जो दोनों का अलग अलग बन रहा है इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले देखो अच्छे से, अगर हम 5 का इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, और ये वाले 2 का इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान देना मैंने क्या कहा, प्लीज ध्यान समझो। नीचे वाले रेशियो के बी वाले पार्ट का ऊपर वाले कंप्लीट रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा कंप्लीट में क्यों किए? मैंने बताया था अगर रेशियो के दोनों
क्वांटिटीज में सेम संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो रेशियो में चेंज नहीं आता है। तो बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 15, इसकी वैल्यू 10, मतलब ये 5 या 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। ऐसे ये कितना हो गया, 5 दूना 10 और ये 4 दूना 8। चलो मतलब अब b की नई वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो अब b की नई वैल्यू कितनी बन रही है, अब b की नई वैल्यू बन रही है 10 और 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। अच्छा ये b की तो नई वैल्यू बन गई, लेकिन अब a की वैल्यू देखो बदल गई, a की वैल्यू 15 हो गई और c की वैल्यू देखो कितनी, c की वैल्यू बदल गई 4 से 8 हो गई। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू बदल गई उसको वही रखेंगे। a की कितनी आई 15, b की कितनी आई 10 और c की भैया कितनी आई 8, ये रेशियो। अब देखना है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, फिर से वही काम करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं हाँ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कैसे है देखो, अब वही क्वेश्चन बना ना, देखो अभी देखो ये दोनों तो कॉमन फैक्टर है, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, लेकिन 2 से ये कटेगा नहीं। अब जैसे 5 से ये और ये कट जाएगा, 5 से ये कटेगा नहीं, लेकिन तीनों कटना चाहिए तभी आंसर बनेगा, तीनों अगर नहीं कटा तो नहीं बनेगा भैया, ध्यान देना आपको। ठीक है, तो हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर आ जाएगा ए रेशियो बी बराबर ए रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चीज़ें एक बार रिवाइज, एक बार नोट्स बनाइएगा, एग्जाम से पहले झटके में देख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, भर भर के आते हैं भैया, यही बता दो। ठीक है, कुछ बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बड़े क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। पहले बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और उसको शॉर्ट ट्रिक के साथ करते हैं, फिर इस छोटे क्वेश्चन को भी हम उसी ट्रिक से करके दिखाएंगे कि कितना आसानी से चीज़ें होती हैं, आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ठीक है, चलो जैसे मान लो ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो बी आपको दे दिया है चलो 2:1, बी रेशियो सी दे दिया है 3:2, सी रेशियो डी भी दे दे रहा है आपको 5:4 और डी रेशियो एक और ले लो, चलो जब कर ही रहे तो अच्छे से करते हैं। डी रेशियो ये लेते हैं 3:5 का। ये आपको 4 रेशियो दिए हुए और आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताइए। ठीक, ये बताएंगे। अब बताओ भैया, बुद्धि तो फेल हो गई कि भैया अगर हम यहाँ पे b कॉमन है और यहाँ पे b 1 और 3 है, चलो इन दोनों को हम बराबर कर भी लेते हैं, इसमें से 3 मल्टीप्लाई करके, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके, तो हम देखते हैं मान लो इसमें से हम ये इन दोनों का रेशियो निकल भी जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का। लेकिन जब इससे करेंगे तो वहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया, यहाँ पे कॉमन सी है, तो वहाँ पे फिर सी को कॉमन करना होगा इन तीनों में से। जो नया रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ बनेगा, वहाँ से फिर सी रेशियो डी में से, क्योंकि यहाँ पे कॉमन ए रेशियो बी रेशियो सी में सी कॉमन है, तो सी को सेम करोगे, इसके सेम करोगे, फिर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकलेगा, फिर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में से देखोगे इसका डी जो आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी वाला डी जो आएगा, इसके डी से कॉमन है कि नहीं, अगर नहीं है तो सब इसको बराबर करके फिर फाइनल ये वैल्यू निकाल सकते हो आप कहीं जा करके। ठीक है, यहाँ पे रेशियो ई भी है, आप करना। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई अब पूछ रहा है, तो बहुत बड़ा पड़ेगा एग्जाम, इतना टाइम नहीं है करने का, तो क्या करोगे आप, करोगे क्या, क्वेश्चन तो छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चन तो लगाना है, सिलेक्शन लेना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, उससे चुटकियों में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो आप सबसे पहले यही लिख लो, ए बी सी डी ई, रेशियो लगा दो बीच में, लग गया, इतना तो आसान है, इतना तो कर लेंगे। देखो अब कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, जो जो रेशियो दिया है ना वो रेशियो उसके नीचे लिखते जाओ। ए रेशियो बी दिया है तो 2:1 है, तो ए रेशियो बी नीचे क्या लिख दो, 2:1 लिख दो, लिख दिए। अब देखो सी रेशियो डी, अब देखो अब इस देखो ये रो खाली रहेगा, अब इसमें कुछ नहीं लिखना है, मतलब सॉरी इसमें, हाँ चलो अभी छोड़े रहो, चलो इसमें कुछ नहीं लिखना अभी आपको। ठीक है, खाली रखो बिल्कुल। चलो अब एक रो हो गया, अब आगे आया बी रेशियो सी। अब बी रेशियो सी जो देगा ना आपको यहाँ नहीं लिख देना, देखो बी में देखो बी की जगह तो 1 तो आ गया ना, बी की जगह 1 आ गया, अब बी रेशियो सी नहीं लिख सकते। ठीक है, छोड़ना पड़ेगा आपको बी रेशियो सी वाला पार्ट, तो बी रेशियो सी जगह क्या रखोगे 3:2, लेकिन नीचे वाले रो में, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2, ऐसे ऐसे जितने रेशियो में रो बनेंगे 3-4 रो बनेंगे। ठीक है, चारों रोज में ऐसे लिखते जाना है, तो आप नीचे वाले रो में रखिए 3:2। ठीक है, बाकी सब खाली छोड़िए। अच्छा, फिर सी रेशियो डी दिया है कितना, 5:4, सी रेशियो डी इसके नीचे वाले रो में कितना है 5:4,
4, अभी सब खाली रखने दीजिए। डी रेशियो ई 3:5, ये है डी रेशियो, इसके नीचे वाले रो में 3:5। ठीक है, ऐसे तो भर लेंगे ना आप, एक एक लाइन में ऐसे भरते जाइए, जो जो वैल्यू दी हुई है अलग अलग लाइन में अलग अलग रेशियोज लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक चीज़ करना, बिना दिमाग लगाए, दिमाग जितना लगाना था लगा लिए हैं, अब दिमाग नहीं लगाना है इसे सॉल्व करने में। अब बाकी जो रेशियोज खाली पड़े हैं ना, ये सब जगह वही संख्या भरिए जिस संख्या के आगे या जिस संख्या के पीछे की रेशियोज खाली हैं। जैसे 1, इस रो में 1 के पीछे संख्याएं खाली हैं, पीछे की सारे रेशियोज खाली हैं, सब में 1 1 भर दो। ऐसे ही इस वाले में, इसमें देखिए 3 के पहले वाले रेशियो में 1 खाली है और पीछे वाले में 2 खाली है, 2 के पीछे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, 3 के पहले 3 भर दो और 2 के पीछे खाली तो सब में 2 भर दो। ऐसे ही 5 के पहले खाली है 2 जगह तो 5 भर दो दोनों जगह में, और पीछे 4 खाली है, मतलब ये तो इसी के नीचे आ गया ना, मतलब ये इसी के नीचे है, हाँ, और इसमें 4 भर दो। ऐसे इसके पीछे इसके आगे खाली है सब में, तो क्या भर दो, सब में 5 5, सब में 3 है ना, तो 3 3 भरते जाओ। ये रहा 3 3 भरते गए भैया हम। ठीक है, ये हमारा सब काम हो गया। अब क्या करना है, ठीक है, लाइन खींच लेनी नीचे एक। अब देखो पहला, ये देखो, ये तो कॉलम्स है, ए वाला लाइन ये है, बी वाली लाइन ये है, सी वाली लाइन ये है, डी वाली लाइन ये है, ई वाली लाइन ये है। ठीक है, अब बताओ कि ए वाली लाइन में ऐसी कौन सी संख्या है जो सब में है, जो चारों लाइन में, बाकी चारों लाइन में है। तो चलो बताओ, 2 देखो, पहले एक संख्या पकड़ो, 2, क्या 2 बी वाली लाइन में है? नहीं, तो खत्म। देखो जो सब में होगी उसको पकड़ना है हमें केवल। ठीक है, 2 इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखो 3 में है लेकिन इसमें नहीं है, तो तुम्हारा 2, हमारा 2 को जैसा है वही छोड़ दो। अब 3 देखो, 3 इसमें है, हाँ है, इसमें है, हाँ है, इसमें है, हाँ ये रहा, इसमें है, हाँ ये रहा, इसमें है, ओ नहीं है, गड़बड़ हो गया, 3 को भी छोड़ना पड़ेगा। 5 देखो, 5 इसमें है, हाँ है, इसमें है, हाँ है, इसमें है, हाँ है, इसमें नहीं, अरे छोड़ो, 5 भी नहीं है भैया। अब 3 आ जाओ, 3 देखो, 3 को तो चेक ही कर लिए ना, मतलब कोई कॉमन नहीं है, कहने का मतलब है ना, कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, हाँ कोई कॉमन नहीं है। अब जब कोई कॉमन नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मान लो, अगर मान लो यहाँ पे 2 कॉमन होता सब में, तो क्या करते, 2 को काट देते। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कॉमन वाला होगा, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा, पहले इसको देखिए। अब क्या होगा, इसमें इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 तियाँ 15, तियाँ 45, दूना 90। ठीक है, और 1 तियाँ 3, 3 3 9 5 45, इसका आंसर आया। इसका मल्टीप्लिकेशन पता है, सबको गुणा कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल सबका गुणा कर रहा हूँ ऊपर से नीचे तक। इसका गुणा करो, 5 दूना 10 तियाँ 30, इसका गुणा करो, 4 तियाँ 12 दूना 24, इसका करो, 5 चौक 20 दूना 40। ये आपका फाइनल रेशियो आएगा, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई बराबर कितना आया, ये आया कितना, 90 रेशियो 45 रेशियो 30 रेशियो 24 रेशियो 40। अब कहोगे सर क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? हम कहे हाँ है। बोले कैसे, क्या प्रूफ है सिंपलेस्ट फॉर्म में है? हमको चेक नहीं करना चाहिए? हमें नहीं चेक करना चाहिए। हम बोले क्यों सर? हम बोले कि आप चेक कर चुके हैं पहले। बोले कब चेक किए सर? हम कहे जो कॉमन यहाँ चेक कर रहे थे वो दिमाग थोड़ी लगा रहे थे फालतू का, यहाँ पे वही चेक कर रहे थे कि जो कॉमन होगा, जैसे मतलब 2 इसमें कॉमन है, सब में 2 होता तो मल्टीप्लाई होने के बाद सब में 2 आता कि नहीं आता, फिर 2 सबसे कटता कि नहीं कटता, फिर फाइनल आंसर आता। इसीलिए हमने पहले ही चेक कर लिया कि जो कॉमन है उसको पहले काट पीट के तब जो है कि आराम से गुणा भाग करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कॉमन हमें मिला नहीं था, इसलिए इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, आप चेक कर लेना। ठीक है, आराम से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें मतलब कि कॉमन वाला आए, तो जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से, बाद रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, कॉमन वाला करेंगे ना, चलो एक कॉमन वाला करते हैं।
चलिए देखिए, A रेशियो B, मैं फिर से 1:2 ले रहा हूँ, B रेशियो C 3:4 ले रहा हूँ, C रेशियो D 8:9 ले रहा हूँ, और D रेशियो E 2:3 ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आप। ठीक है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E। ठीक है भैया, अब देखो थोड़ा सा अब तक हम लोग 3-3 का किए थे, 4-4 का किए थे, थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पे, है ना। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू होगी, तो सबसे कुछ नहीं करना, बहुत आसान, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना। तो इसको लिखिए फिर से एक बार आराम से आप, पूरा साफ साफ दूर दूर, जिससे कि थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E। तो इसमें क्या करना है आपको, A और B की जगह, A रेशियो B जगह इसकी वैल्यू रख देनी है, और बाकी पीछे जगह 2 भर देना है। ठीक है, अब फिर नीचे B रेशियो C दिया हुआ है, B रेशियो C कितना है 3:4, तो B रेशियो C लिख दो 3:4 नीचे वाली लाइन में, और बाकी 3 के सामने खाली स्थान है तो वहाँ 3 भर दो, 4 के जितने खाली स्थान है वहाँ पे 4 भर दो। ठीक है, C रेशियो D कितना दिया 8:1, 8:9, 8:9 दिया है, तो 8 के सामने जितनी जगह वहाँ पे 8 भर दो, और 9 के पीछे जितनी जगह वहाँ पे 9 भर दो। ऐसे ही दूसरे में, लास्ट वाले में D रेशियो E दिया है 2:3, D और E कितना है 2:3। ऐसे ही इसके सामने सब में 2 भरते जाओ, 2 के सामने खाली स्थान जितने भी हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कॉमन चेक करना है कि इन सब में कॉमन कौन संख्या है। तो जब देखो इसमें 2 है, ठीक है, तो इसमें 2 है, बोले हाँ ये रहा 2, इसमें 2 है, बोले हाँ एक 2 तो है ही, ये देखो यहाँ 2 2 बनेंगे, एक 2 तो है। अच्छा इसमें 2 है, बोले हाँ एक 2 है, इसमें 2 है, बोले हाँ एक 2 ये रहा। ठीक है, अच्छा और क्या है, अच्छा देखो इसमें देखो एक 2 देखो इसमें भी है ना। अच्छा देखो देखो 8 सीधा कट जाएगा, देखो ये इसमें 8 है, बोले हाँ, इसमें 8 है, बोले हाँ, इसमें 8 है, इसमें बोले हाँ, देखो ये और ये मिल के 8 है कि नहीं, या फिर सीधा ये भी देखो एक 8 तो ये भी है, इसमें सीधा दादा 1 8 ये है, इसमें 8 है, बोले हाँ ये रहा 1 8, ये देखो ये दोनों मिलके 8 है, 4 दूना 8। ठीक है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, तो मतलब मैटर फेल हो गया अपना, है ना। तो 8 नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो कॉमन निकालना जो सब में कॉमन हो, तो क्या निकालेंगे अब देखो 4 देखो मिल रहा था, 4 तो मिल ही जाना है अब, क्योंकि 4 है, देखो 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और ये 8 है, तो 8 मतलब क्या 4 × 2, तो 4 तो इसमें भी है ना, 8 में भी 4 है एक, और ये 8, ये तो मतलब 4 इसमें है ही, इसमें भी 4 इसमें भी 4, मतलब अगर 4 इसको काटोगे तो 2 बचेगा, यहाँ 4 काटोगे तो 2 बचेगा, इसमें ये 4 ये 4 ये 4 पूरा कट गया, और इसमें ये 2 तो कट ही चुका है, ये 2 तो कट ही चुका है, खैर ये 2 भी कट चुका है। ठीक है, अच्छा 3 देखो 3 बच रहा है ना, 3 बताओ क्या 3 कॉमन है, एक बार इसमें 3 है, एक बार इसमें 3 है, इसमें एक भी बार 3 नहीं है, इसमें भी तो एक में नहीं है, तो छोड़ो, सब में किसी में कॉमन नहीं होगा, सब में 3 होना चाहिए। इतनी वैल्यू आ गई। अच्छा देखो यहाँ पे 2 बच रहा है ना, क्या सब में एक बार और 2 कर सकता है क्या, इसमें 2 है क्या, इसमें यहाँ देखो 2 हो गया, इसमें 2 ये रहा, इसमें 2 ये रहा, इसमें 2 बचा है, नहीं बचा है, इसमें 2 एक भी नहीं बचा हुआ, तो अब नहीं कट सकता। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे एक चुपके से लाइन खींचनी है, ऐसे धीरे से। ठीक है, अब जो संख्या बची सबका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसमें कौन कौन सी बची, 3 और 2 बची हुई हैं, 3 दूना 6, इसमें क्या क्या बची हैं 3 2 और 2, तो 2 दूना 4 3 12, इसमें क्या क्या बची हैं 8 और 2, 8 दूना 16, इसमें कौन सी बची है 9 दूना 18, इसमें कौन सी बची हुई है 9 3 9 3 27। ये इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आया, A रेशियो B रेशियो C D का, D E का, ये आया 6:12 रेशियो 14 रेशियो 18 और रेशियो 27। ये रेशियो आया A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का। ठीक है, तो कुछ नहीं किए, बहुत आसानी के साथ किए हैं, और जो कॉमन था कॉमन कर लिए हैं, और देखा हमने कि कौन कौन सा फैक्टर कट सकता है, इसमें से कौन सा नहीं कट सकता, जो कट सकता है उसको काटा गया है। सिंपल से सिंपल किए हैं। अब अच्छा एक क्वेश्चन बनेगा, सर क्या इसको मतलब कि हमें
और सिंपल फॉर्म में चेक कन्वर्ट करना चाहिए? हम कि हाँ कर सको तो करो, लेकिन हमने पहले कर चुका है इसको हम तो कन्वर्ट तो पहले कर लिए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। बोले कैसे? हमने देखो भैया कि ये कैसे हैं, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E, जब यहाँ पे काट पीट रहे थे हम लोग वही तो कर रहे थे, कॉमन फैक्टर ही तो काटे हैं सबका। देखो कॉमन फैक्टर, जैसे इसमें 2 कॉमन फैक्टर था, सब में कट गया था, फिर 4 कॉमन फैक्टर आया था, सब में कट गया था, फिर कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिला था। तो 4 और 2 मतलब 8 तो काट ही चुके हैं ना, हम 8 तो काट चुके हैं, 8 ही कॉमन फैक्टर था। अगर गुणा करते इन सबको सीधा सीधा डायरेक्टली सीधा सीधा गुणा करते तो 8 काटते तो सब यही आंसर आपको मिलता। इसलिए हमने पहले ही आसानी से बिना दिमाग लगाए अच्छे से काट लिया। 2 एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन अपने खुद से बनाओ और खुद से करो, या फिर किसी बुक में जाओ, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। एग्जाम्स में भी बहुत जगह पूछे गए हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, तो इसको आप कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म से लेकर के टफेस्ट फॉर्म को देखा। अच्छा हाँ, एक बार मैं बताऊँ, जैसे यही क्वेश्चन है, एक बार देखो थोड़ा सा इसको आसान में हम समझा देते हैं। देखो ये नियम सब पे लागू होता है, 2 रेशियो के लिए भी, 3, 4, 5 के लिए भी। जैसे इन दोनों को करके देखो जरा, अगर ये दोनों दिए हुए हैं, आपको पूछ दिया जाए A रेशियो B रेशियो C दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी हम 2 टाइप से निकालते हैं। या तो कॉमन फैक्टर को सेम कर लो, यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या फिर सीधा इसको ऐसे लिखो जैसे कर रहे थे अभी बड़ा वाला, A रेशियो B रेशियो C, और इसमें क्या करो A रेशियो B 1:2 लिख दो, A रेशियो B की जगह, पीछे खाली स्थान है 2 के, तुम्हारा 2 लिख दो। जैसे C रेशियो B रेशियो C है तो 3 रेशियो 4 है, तो उसके सामने 3 लिख दो। और इसके बाद क्या करो, कॉमन फैक्टर चेक करो क्या कॉमन है, इनमें से कुछ कॉमन है कि नहीं। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है। ध्यान देना, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो भी कॉमन होगा ना वो ए वाले सारे मतलब नंबर्स में से कोई एक नंबर हो जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, बी और सी वाले 2 नंबर्स में हो। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो ए वाले कॉलम में और बी वाले कॉलम में और सी वाले कॉलम तीनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 रेशियो 6 रेशियो 8, मतलब 3 दोनों सबका ऊपर से 3 का 3, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो 3 रेशियो 6 रेशियो 8 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 3 रेशियो 6 रेशियो 8। इसको वैसे चेक कर सकते हैं, जो पुराना मेथड था क्या करेंगे, इसको हम b की वैल्यू इसमें कितनी आई थी 2 और इसमें b की वैल्यू कितनी थी 3, तो सेम करना होगा। क्या करेंगे, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 दूना 6 और इसकी 4 दूना 8, इसकी 3 और इसकी 6। तो A रेशियो B रेशियो C अगर हम निकालोगे यहाँ से, A की जगह कितनी आएगी, A की जगह वैल्यू आएगी 3 और B की जगह कितना आएगा, B की जगह आएगा 6 और यहाँ पे B की जगह कितना है, यहाँ भी 6 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं कि हम लोग सेम तो कर ही चुके हैं। और C की जगह कितना आ रहा भाई 8, देखो वही वैल्यू बना कि नहीं बना। और क्या सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम बोले हाँ, बोले कैसे सर, कि जरा देख लो हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर कहीं देखा था, इसमें कॉमन फैक्टर तो कहीं मिला नहीं था, तो मतलब कुछ कॉमन है नहीं तो कुछ कटेगा भी नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर आप ऐसे निकालते तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, अगर ऐसे करते हो तो आपको मतलब चेक नहीं करना होगा, क्योंकि आप चेक तो पहले कर चुके होंगे कॉलम्स में ही, ठीक है। तो आप रेशियोज़ को निकालना सीख गए कि कैसे हम रेशियोज़ को निकालते हैं, डिफरेंट रेशियोज़ को, ठीक है, बहुत आसानी से। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, हम खुद भी कराएंगे, 2-1 क्वेश्चन हम कल भी करेंगे इसी बेसिस पे, तो धीरे चीज़ों को हम सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़े। और विश्वास मानिए, आपको पूरा मैथ लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एक कॉन्फिडेंस फील होगा, मैं बहुत अच्छे से कवर करूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज तो क्या है कि इंट्रोडक्शन था, उतना मैं बहुत मतलब कि लाइटली पढ़ाता हूँ उसको, मैं बहुत घुस के नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। बहुत मतलब कि आप ये जान लीजिए कि मैं अपनी जो परफॉर्मेंस का ना आपको 10% दिया हूँ, 10 से 20%, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी जब क्वेश्चन आएंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। वो PDF कैसे मिलेगा आपको, मेरे टेलीग्राम से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, अभी इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ मैं आपको PDF दूंगा, सेम क्वेश्चन जो मैं यहाँ कराऊंगा। इससे क्या होगा, आपके पास क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप यहाँ पे क्या करिए, क्वेश्चंस को लगाना सीखिए, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और हाँ, और आप टेलीग्राम पे मुझसे डाउट्स भी पूछ पाएंगे, मैं ये चीज़ आपको अलाउ करूँगा, आप टेलीग्राम पे मुझसे डाउट्स भी पूछ पाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।